वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बीए प्रथम वर्ष में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समाजशास्त्र विषय में। ठीक है, और साथ ही साथ जानेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो दो भागों में विभाजित होती है बीए फर्स्ट ईयर में, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 में क्या क्या प्रश्न आते हैं, यानी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और पेपर 2 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर हम थोड़ी बहुत बात आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपने समाजशास्त्र का सिलेबस नहीं देखा है तो हमने दोनों पेपर का सिलेबस अपलोड कर रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक प्लेलिस्ट लॉन्च की है किसकी, जो है सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिचय, उसकी कम लगभग आपको 36 से 37 वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद में लगभग जो है पेपर 2 के बारे में बताऊं, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, यानी जो है भारत में समाज उसकी संरचना और उसमें कैसे चेंजमेंट आया है, उससे रिलेटेड लगभग आपके उससे भी रिलेटेड 30 उस वीडियो अपलोडेड है। ठीक, तो लगभग कंप्लीट सिलेबस आपका है उसमें। एक आध दो वीडियो, एक आध दो चैप्टर बचे हैं, वो भी मैं आने वाले समय में करवा दूंगा। तो इन सभी वीडियोस को आप पूरा देख लेंगे तो 2021 की परीक्षा में आप अच्छे तरीके से जो है अंकदायी मतलब अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो अगर आप उसको प्लेलिस्ट अभी देखेंगे तो अभी नई नई प्लेलिस्ट बनाई है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने से नहीं मिल रही है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161936062 पे आप व्हाट्सअप करेंगे। नंबर है मेरा 9161936062, 9161936062। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको जो है क्या कर दूंगा, आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा पेपर 1 एंड पेपर 2 की, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2021 के बारे में और जानेंगे कि 2021 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होते हैं। इसी श्रृंखला में इसके लगभग जो है 8-10 वीडियोस मैं बनाऊंगा मॉडल पेपर के तौर पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे क्योंकि इसमें छठे छठे प्रश्न हैं जो कि 2018, 19 और 20 में पूछे गए हैं, और जो है जो 2021 में पूछे जाने की जिनकी संभावना है उनको मैंने कलेक्शन करके इकट्ठा करा है। तो उसका ये पार्ट 1 आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सभी का स्वागत है जो हमारे अभी नए नए जो है सोशियोलॉजी विषय लिए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनके लिए एक जो है मैं व्यवस्था आगे लाऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उस व्यवस्था का आप लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न जो है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, यूनिवर्सल क्वेश्चन है यानी सार्वभौमिक प्रश्न है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे प्रश्न आ चुके हैं मित्रों। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आया कि समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। तो उनमें से जो सोशियस शब्द है यानी जो पहला शब्द है उस वह किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे मित्रों। तो किस भाषा का शब्द है, यहाँ पे देखिए टिक लगा है पहले से ही, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे किसका शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं जो है जब पेपर नज़दीक आएगा तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी, आप जो है पूरी की पूरी मैं पीडीएफ दिलाऊंगा। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबकी जो इच्छा होगी आपकी मैं सब दूंगा। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को आगे बढ़वाने में हमारा सहयोग करेंगे बस। तो आपको बस क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और साथ ही साथ अगर आप अच्छे खासे सोशियोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं एमए वगैरह तक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, और उसके बाद में गृह विज्ञान, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, इन सभी पर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आने वाले समय में। सबका कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से। आपको बिना किसी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी अदर चैनल पे आप हमारे चैनल पे पूरा कोर्स आपको मिलेगा। ठीक, और एकदम फ्री में, बिल्कुल कोई इसमें चार्जेस नहीं है आपको कि मैं ऐप बना के उस पर पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं होगा। बस आपको प्रोवाइड होंगे, अपलोडेड वीडियो मेरे होंगे वही इसी चैनल पे। ठीक है, और एक दूसरा चैनल है बीए क्रैकर, तो मैं उन सभी मतलब जैसे जो बीए क्रैकर पे वीडियो डाला है फिर शुक्ला डिपार्टमेंट पे डाला, उन दोनों की मैं सबकी जो है कॉम्बो प्लेलिस्ट बनाऊंगा और सबको सीरियल वाइज मैं एकदम से पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस प्रकार से डाल करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही सभी चीज़ों की मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की जो जो आपकी इच्छा होगी आप प्लेलिस्ट मांगेंगे हम दे देंगे। ठीक है, चले
तो जो समाजशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों। पहला है सोशियस, दूसरा है लोगस। सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज, जिसका अर्थ क्या होता है समाज, ठीक है, यानी सोसाइटी। और लोगस शब्द होता है, लोगस शब्द जो है मित्रों ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, और ग्रीक भाषा के शब्द से क्या कौन सा बना है, लोगस बना है, जिसका क्या अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान, ठीक है। तो लॉजी जिससे बना है, लोगस से क्या बना है, लॉजी बना है, और सोशियस से क्या बना है, तो सोशियो बना है। तो सोशियो, सोशियस हो गया, ठीक। सोशियस का मतलब क्या होता है अगर देखें तो सोसाइटी होता है, और लोगस का मतलब क्या होता है, तो लॉजी होता है। लॉजी को हम हिंदी में देखेंगे तो शास्त्र या विज्ञान से तात्पर्य लिया जाता है, और जो है आपका जो है सोसाइटी से समाज से तात्पर्य लिया जाता है। क्लियर एकदम से बात आपको समझ में आई। इस प्रकार से अगर समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ देखें मित्र, या समाज शास्त्र क्या है, समाज का क्या है, विज्ञान है। समाजशास्त्र का अर्थ होता है कि समाज के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से जो समाज का अध्ययन करता है उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र मित्रों एक विज्ञान है। आप अगर ये बात नहीं जानते हो, समाजशास्त्र की प्रकृति के से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। उस वीडियो को नहीं देखे तो समाजशास्त्र की प्रकृति से संबंधित वीडियो अभी हाल ही के एक दो दिन में मैंने अपलोड करी है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि नहीं है। विज्ञान के हमने उसमें बताए हैं 8-10 कारण बताए कि वो विज्ञान है, ठीक, क्योंकि उसमें वो क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी भी करता है। समाजशास्त्र जो है क्या है, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिकता पर आधारित है। इस प्रकार से हमने सारी चीजें बताई थी, हालांकि वो उधर अलग टॉपिक था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केवल मॉडल पेपर की प्रश्न किस प्रकार से थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक प्रश्न तय है एकदम से एग्जाम में आएगा, ठीक। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो समाजशास्त्र को जनक कहा था अगस्त कॉम्टे को। किसको कहा था, अगस्त कॉम्टे को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इस जो है इसको समाजशास्त्र को क्या कहा था, समाजशास्त्र कहा था। समाजशास्त्र नाम किसने दिया था, अगस्त कॉम्ट ने ही दिया था। और ये कहाँ के अगस्त कॉम्ट, फ्रांस के हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूछा था एग्जाम में कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस का में हुआ था। अगस्त कॉम्ट कहाँ के निवासी, तो फ्रांस के निवासी हैं, ठीक। इसलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, किसको, अगस्त कॉम्ट को, ठीक। ध्यान रखेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन पूछा था एक पृथक विषय के रूप में सबसे पहले विश्व में कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था 1876 ईस्वी में। किस में हुआ था मित्रों, 1876 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। उसके बाद में फ्रांस में 1889 ईस्वी में हुआ था मित्रों, 1889 ईस्वी में, ठीक है, 89। तो 1889 में हुआ था क्या, फ्रांस में अध्ययन इसका शुरू हुआ था एक पृथक विषय के रूप में, मतलब एक अलग विषय के रूप में अध्ययन। साथ ही साथ अगर बात करूं ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, उसमें लगभग आपका जो है 3 देश शामिल होते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा देश है वेल्स, और तीसरा है स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड के जो ए ओ ह्यूम थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। और वेल्स जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वेल्स के वो थे। और ठीक है, विक्टोरिया जो थी वो कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में कहाँ पे 1907 ईस्वी में जो है एक पृथक विषय के रूप में सोशियोलॉजी का अध्ययन हुआ। साथ ही साथ अगर मैं भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है सोशियोलॉजी का आरंभ कब होता है एक पृथक विषय के रूप में पढ़ने का, तो 1914 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों 1914 ईस्वी में। और किस कॉलेज में, पूछा गया था 2019 के पेपर में परीक्षा में कि जो है भारत में सोशियोलॉजी का अध्ययन सर्वप्रथम किस विद्यालय में प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले कौन से विद्यालय में प्रारंभ किया गया मित्रों, तो सबसे पहले जो है बंबई यूनिवर्सिटी में यानी बॉम्बे विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, ठीक। तो एक प्रश्न से लगभग आपने बहुत सारे प्रश्न समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानने वालों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानने वालों में शामिल नहीं है, तो नोब्स महोदय जो है वो समाज का अध्ययन नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। जबकि वार्ड गिडिंग्स और ओडम महोदय जो है ये मानते हैं, ठीक। तो कौन नहीं मानते हैं, नोब्स महोदय क्या है, ये नहीं मानते हैं कि समाजशास्त्र कैसा अध्ययन है, समाज का अध्ययन। जबकि नोब्स कैसी परिभाषा देते हैं, नोब्स कहते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। समाज का अध्ययन ना मान करके समूहों के रूप में अध्ययन मानते हैं ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न मित्रों देखते हैं तीसरा नंबर की समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक संबंधों के रूप में करने वालों में
कौन सम्मिलित नहीं है? तो सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कौन से समाजशास्त्री हैं जो है उसको क्लेरिफाई नहीं करते, उसका सपोर्ट नहीं करते सामाजिक संबंधों के रूप में? तो वो कौन है? मैक्स वेबर हैं। जबकि मैकाइबर, पेज, क्यूबर और गिडिंग्स, ये 3 समाजशास्त्री ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल मानते हैं। ध्यान होगा, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? मैकाइबर एवं पेज ने कहा। एक प्रश्न यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, हर बार प्रश्न पूछा आता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? मैकाइबर एवं पेज का। जबकि गिडिंग्स और क्यूबर भी समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के रूप में ही अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सामाजिक संबंध कैसे? जैसे एक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से हरदम मतलब उस एक दूसरे से क्या होता है? अंतर संबंध रखता है, एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, तभी एक समाज बनता है। ठीक, तो समाजशास्त्र इसी जो है संबंधों का अध्ययन करता है कि किसी व्यक्ति में किस प्रकार का कैसा संबंध है। मान लिया एक पुजारी जी है और पुजारी जी मंदिर में कार्य करते हैं। मान लिया एक किसान है, वो खेत में कार्य करता है। मान लिया एक डॉक्टर है, वो जो है अस्पताल में कार्य करता है। इसी प्रकार से मास्टर जो है स्कूल में कार्य करता है। इसी प्रकार से इंजीनियर वगैरह अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक न दूसरे से एक दूसरे लिंक है। मान लिया अगर आपको पूजा पाठ करवानी तो पंडित जी के पास जाएंगे, अगर आपको इलाज करवाना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको घर का नक्शा बनवाना है इंजीनियर के पास जाएंगे। इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और हर एक क्षेत्र का व्यक्ति उस हर एक क्षेत्र के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो कि दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में होता है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही इस प्रकार से एक जाल क्रिएट होता है कि एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति को जानता रहता है, तो वो समाज का निर्माण करते हैं। तो यही सामाजिक संबंध जो हैं, इसी का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक, ये मैकाइबर, पेज, गिडिंग्स और क्यूबर महोदय मानते हैं। 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इसीलिए हमने इसको इतना डिफाइन किया। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है कि विवाह के समय मेहर की राशि पर अधिकार होता है। तो विवाह के समय मेहर की राशि पर किसका अधिकार होता है? कन्या का अधिकार होता है। और मेहर जो होती है, ये प्रथा मुस्लिमों में जो है चलती है। मुस्लिम में मेहर की एक राशि दी जाती है वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को। तो कन्या पक्ष उसको नहीं लेता, केवल उसको कन्या लेता है। ठीक, तो वर के द्वारा कन्या को दी गई जो राशि होती है विवाह के समय, उसी को हम बोलते हैं मेहर की राशि। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने किसी भी जाति धर्म के लोगों के मध्य विवाह की स्वीकृति प्रदान की है? तो किस धर्म जाति के जो है किस अधिनियम ने किसी भी जाति धर्म के लोगों को के मध्य विवाह की स्वीकृति प्रदान की है? तो वो था विशेष विवाह अधिनियम 1954। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, और इसी के बाद हिंदू विवाह अधिनियम आया था। किसमें? तो हिंदू विवाह अधिनियम इसके बाद एक आया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो कब पारित हुआ? 1929 ईस्वी में पारित हुआ। सन 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न एक देखते हैं, मुताह विवाह के शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मुताह विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उपभोग करना। क्या करना? उपभोग करना। ठीक, तो उपभोग करना मुताह विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है। यह प्रथा मुस्लिम विवाह में प्रचलित है। तो मुस्लिमों में एक विवाह का प्रकार होता है मुताह विवाह। ठीक, मेहर की राशि भी मुस्लिमों के जो है विवाह से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से मित्रों कौन सा संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो जो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नगरीयवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद। तो ये तीनों उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं निभाते जितना महत्वपूर्ण फैक्टर ग्रामीणवाद निभाता है। शहरों में लगभग आपको एकाकी परिवार ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो परिवार जो शहरों में आज बसे हैं वो कभी गांव में बसा करते थे, और उनके लड़के की मतलब उनके लड़के हुए, मान लिया कोई व्यक्ति जो है रह रहा है, उनके जो है 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से एक लड़का कहीं पे अगर नौकरी उसकी शहर में लग जाती है, तो क्या करता है, अपनी बीबी को लेकर के वो शहर में ही बस जाता है। तो वहाँ पे वो एकाकी परिवार का निर्माण कर लेता है, साथ ही उसकी फैमिली किसी गांव में रहती है। अधिकतर आप जो है शहरों में देखेंगे यही व्यवस्था पाई जाती है। ठीक, तो शहरों में क्या होता है, एकाकी परिवार अधिक होते हैं, जबकि ग्रामीणों में क्या होता है, जो है संयुक्त परिवार की परंपरा अभी भी होती है। अभी हमारे जो है जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास में लगभग बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे 80-90 लोग एक ही फैमिली में रहते हैं। ठीक, और उसमें जो है एक
एक बुआ है लेकिन वो लोग साथ ही में रहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से है। तो गांव में जो है जो ग्रामीणवाद होता है वो बढ़ावा देता है किसको? संयुक्त परिवार को, यानी ज्वाइंट फैमिली को। ठीक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्वाइंट फैमिली को लेकर के। ज्वाइंट फैमिली आप में एक चैप्टर है, तो हालांकि आपको चैप्टर अगर क्लियर करना है तो आप जो है उस लेक्चर को देख लीजिएगा, सिलेबस वाला। ठीक, ज्वाइंट फैमिली एक लेक्चर है, उसमें सारी चीज बातें बताई गई हैं। तो मैं बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख लेंगे जो हमारे द्वारा जो है पूरी की पूरी सिलेबस आपका करवाया गया है, उन सभी वीडियोस को देखेंगे। उसके बाद मॉडल पेपर देखेंगे। 2018 का पेपर हमने सॉल्व करवाया है, 2019 का पेपर पूरा सॉल्व करवाया है, 2020 का आंसर की पूरी डाल दी है। 18, 19, 20 तीनों का पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो पूरी की पूरी आंसर की उन सभी को आप देख लेंगे। उसके बाद में पेपर देने जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 100 में से आप लगभग 80 प्रश्न, 80 से 85 प्रश्न आप एकदम सही करके आएंगे अगर आपने सही से हमारे पूरे वीडियो सिलेबस वाले देख लिए। लगभग 37 वीडियो हैं। ठीक है, और लगभग 40-45 वीडियो हो जाएंगी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने में। अभी जो है मैं जिसमें थोड़ा चेंजमेंट देखेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आए हैं, तो उन सभी को मैं और लाने का प्रयास करूंगा। तो अगर इन सभी वीडियोज़ को आपने देख लिया तो आपका एक भी प्रश्न छूट के नहीं जाने वाला है, आप अच्छे से अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं 37 वीडियो की बात करूं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो 80 से 85% नंबर आपका आएगा। मतलब 80 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे फर्स्ट ईयर में। ऑब्जेक्टिव होता है मित्रों, ज्यादा से ज्यादा नंबर उठेगा। 5 से 6 बार वीडियो को देखिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा एक एक बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के आधार पर विवाह को एक समझौता माना गया? तो जो है हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 ईस्वी में आया। इसी के द्वारा क्या माना गया? विवाह को एक समझौता माना गया। जबकि मैं बात करूं हिंदू परंपरा में तो विवाह को एक संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार 16 संस्कार में से एक होता है। ठीक है, जो कि मनुस्मृति, बौधायन गृहसूत्र, पाराशुर गृहसूत्र इत्यादि के आधार पर तमाम प्रकार के संस्कार बताए गए हिंदू परंपरा में। उन्हीं में से एक संस्कार था विवाह संस्कार। इसी प्रकार से पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उसमें जब यज्ञोपवीत व्यक्ति पहन लेता है तो वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसी के संबंध में एक श्लोक वेद में वर्णित है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। इसीलिए जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करते थे पहले जमाने में उनको द्विज कहा गया, और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे उनको शूद्र कहा गया। तो एक जो है तुलनात्मक अध्ययन आता है बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में कि आप जो है द्विज और शूद्र के बीच का विभेद बताइए, यानी शूद्र और द्विज में क्या अंतर होता है। तो अंतर, सबसे बेसिक अंतर होता है, जो व्यक्ति जनेऊ पहनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, और जो व्यक्ति जनेऊ नहीं पहनते उनको हम शूद्र वर्ग में रखते हैं। हालांकि आज के भौतिकवादी समाज में केवल ब्राह्मण ऐसे जाति है, लगभग अधिकतर वो जनेऊ पहनते। ब्राह्मण क्षत्रिय दो लोग जो हैं ये जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उनमें भी अब घटोत्तरी होना प्रारंभ हो गई है। ठीक है, जबकि वैश्य भी जो है, वैश्य को 12 वर्ष या 15 वर्ष पर जनेऊ धारण करनी चाहिए, ब्राह्मण को 8 वर्ष पर और क्षत्रिय को 12 वर्ष पर। क्षत्रिय ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 12, और जो शूद्र वर्ग होते हैं मतलब वैश्य वर्ग होते हैं ये भी 15-15 वर्ष के आसपास पहन सकते हैं, हालांकि पहनते नहीं है अधिकतर लोग। उसके बाद में शूद्र वर्ग जो है वो जनेऊ नहीं धारण करते थे। ठीक, और उनको जनेऊ अगर धारण करते थे तभी जो व्यक्ति पहले हुआ जाता था कि शूद्र को जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि वो यज्ञोपवीत धारण नहीं किए होते थे। क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है वो परिशुद्ध होती है और व्यक्ति बाहरी और आंतरिक रूप से पवित्र होता है। ठीक है, इसलिए यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में वेद वगैरह पढ़ने की इजाजत मिलती थी हिंदू परंपरा के अनुसार। ठीक है, आज वही बात लोग समझ नहीं पाते तो कहते हैं हमको बहिष्कृत करके रखा गया, ऐसा करके रखा गया, वैसा करके रखा गया। ठीक है, हालांकि वो दूसरा मुद्दा, मैं उससे बाद में बात करूंगा किसी दिन। ठीक, तो हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अन्य विवाह विच्छेद जो होता है वो होता है तलाक। तो हिंदुओं में तलाक देने की जो व्यवस्था आई 1955 ईस्वी से प्रारंभ होती है। ठीक, किससे? 1955 ईस्वी से ही स्टार्ट होती है। आगे देखते हैं, मुताह विवाह का प्रचलन है। तो मुताह विवाह का प्रचलन किसमें है? मुस्लिमों में तो है, लेकिन मुस्लिमों में भी कई कैटेगरी होती हैं। तो उनमें सिया जो लोग होते हैं उनमें जो है कैसी व्यवस्था होती है? मुताह विवाह का प्रचलन है किसमें? सिया वाले कैटेगरी में। ठीक, ठीक, तो वो सिया लोगों में जो है मुताह विवाह का प्रचलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किन बच्चों का प्रारंभिक जीवन समाज के बाहर बीता? तो इनमें जो है रामू, कास्पर हाउजर, श्यामू, इन सभी का जो है जीवन कहाँ बीता है? तो समाज से बाहर ही बीता है।
हालांकि जो है कैस्पर हाउजर, श्यामू रामू ये सब हैं, इनको समाज का जो है वातावरण नहीं मिला, इसके कारण से इनकी बुद्धि नहीं विकसित हो सकी, ये लोग जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ पे डी ऑप्शन में उपरोक्त तो सभी है, यहाँ पे देखिए ए बी दोनों गलत लिखा है, उपरोक्त सभी, ये सभी लोग क्या हैं, ये जो है समाज से बाहर भी थे। इसी से रिलेटेड एक वीडियो हमने बना रखा है, व्यक्ति और मानव के बीच का अंतर संबंध, ठीक है। तो जो है व्यक्ति समाज और जो मानव समूह होता है, इन सब दोनों के बीच में, सॉरी, मानव समूह और पशु समूह, तो जो मानव समूह होता है और पशु समाज होता है, तो इन दोनों में अगर विभेद देखना है तो आप अपने आप को देखेंगे, और रामू के विचार, कास्पर हाउजर के विचार और श्यामू के विचार, बालिका अन्ना के विचार, इन सभी का उदाहरण हमने उसमें दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा है कि प्राथमिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, अप्रिय, क्रूर और अल्प था। तो प्रारंभिक अवस्था में यानी प्राथमिक अवस्था में, प्राइमरी जो है अवस्था में, प्राइमरी सिचुएशन में मनुष्य का जो जीवन था वो अकेलापन का शिकार था, अप्रिय था, ठीक है, क्रूर था, बहुत लोगों को देखने के बाद में क्रूरता उत्पन्न होती थी, और अल्प था मतलब कम था। तो वो कौन कहते हैं, हॉब्स महोदय कहते हैं, जॉन हॉब्स, रूसो और लॉक, ये सारे के सारे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। उसमें जो है ये जो है अवस्था बताते, प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था, इस प्रकार से अवस्था का निर्धारण करते हैं। तो राज्य का जब सिद्धांत पढ़ेंगे आप, या फिर जो है सामाजिक, इन सभी में इन सभी चीज़ों की पूरी व्याख्या आपको मिलेगी, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, जो है उसको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाज और व्यक्ति की विशेषता है। तो समाज और व्यक्ति जो होते हैं मित्रों, वो एक दूसरे पर, व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर क्या होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं। परस्पर निर्भर का मतलब होता है कि ना व्यक्ति के बिना समाज चल सकता है, ना समाज के बिना व्यक्ति चल सकता है, ठीक। दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया है। समाज और व्यक्ति क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न मित्रों देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सोरोकिन है, इनका पूरा नाम है कृत्रिम सोरोकिन। तो कृत्रिम सोरोकिन की जो पुस्तक है उसका नाम है सोशल मोबिलिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक है पी जिसबर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पुस्तकों से रिलेटेड लगभग 15 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, 15 किसी ईयर में 10, किसी में 15, इससे प्रश्न कम पूछे ही नहीं जाते पुस्तकों को लेकर के। इसलिए हमने पुस्तकों से संबंधित एक वीडियो अलग से बना रखी है, समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 15 से 10 नंबर आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि दी फॉरगॉटन मैन एंड ऐसे पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है समनर, ठीक है, कौन है, समनर महोदय हैं, ठीक। दी फॉरगॉटन मैन एंड ऐसे पुस्तक के लेखक समनर महोदय हैं। साथ ही साथ नीचे एक प्रश्न यहाँ पे है, विभेदीकरण की अवधारणा स्पष्ट करिए। तो स्पष्ट क्या करती है, तो विभेदीकरण की जो अवधारणा होती है निरपेक्षता प्रदर्शित करती है, यानी स्पष्ट करती है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन में सापेक्षता या दोनों, ये दोनों, ठीक है, निरपेक्षता आदता दोनों, ये इस प्रकार के ऑप्शन आपको देंगे, लेकिन उसमें निरपेक्षता इज राइट आंसर, आपका निरपेक्षता सही है। विभेदीकरण की अवधारणा को पूर्ण रूप से निरपेक्षता स्पष्ट करती है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों कि भारत में जातिवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो किस क्षेत्र में होता है जातिवाद, तो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर आपको जातिवाद देखने को मिलेगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपको लगभग आप 2 अनुच्छेद आप पढ़ेंगे शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो जो है आपको वहां पे देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए उचित व्यवस्था की गई है शिक्षा के संबंध में, ठीक है। जो अल्पसंख्यक भारत में समुदाय है वो अपने मनमर्जी का स्कूल खोल सकते हैं, उसको फंड सरकार भी दे देगी। लेकिन अगर जो भारत का बहुसंख्यक है, वो बहुसंख्यक मतलब होता है हिंदू समाज के लोग, अगर देखेंगे तो उनको फंड सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा, ना तो धार्मिक जो है किसी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति को बचाने रखने के लिए अल्पसंख्यकों को मिला है कि आप अपने जो है मनपसंद का स्कूल खोल सकते हैं। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जो मदरसे वगैरह हैं, आज इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है कि जातिवाद का जो सबसे अच्छा कारण होता है वो किस में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, ठीक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है, एकदम करेक्ट। अगर मैं बात करूं तो वही होगा। अगला प्रश्न, जबकि आप रोजगार के क्षेत्र में भी देखते हैं कुछ जातिवाद आपको मिलेगा, राजनीति में भी जातिवाद आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा, श्रमिक संगठन में भी जातिवाद थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आपको जातिवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाति की उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो नेस्फील्ड ने किया था, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का क्या किया था,
प्रतिपादन किया था? 3-4 बोलेंगे। जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नेस्फील्ड ने किया था। किसने? नेस्फील्ड ने। अगला प्रश्न, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो मजूमदार और मदान का है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, लगातार पूछा जा रहा है। तो जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार एवं मदान कथन। इससे नीचे वाला प्रश्न है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, जब एक वर्ग पूर्णतः पैतृकता पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब पूर्ण रूप से पैतृकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। और जब हम उसे जाति कहते हैं तो ये परिभाषा जो दी थी वो किसने दी थी? C.H. केले महोदय ने दी थी। C.H. केले जाति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जब एक वर्ग जो होता है पूर्णतः पैतृकता पर आधारित होता है, यानी क्या किस पर आधारित होता है? अनुवांशिकता पर आधारित होता है, तो हम उसे जाति कहते हैं। ठीक, ये किसका कथन है? तो C.H. केले महोदय का कथन है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बीर स्ट्रीट ने समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं कहा है? तो बीर स्ट्रीट ने समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं माना है? तो प्राकृतिक विज्ञान नहीं माना, बाकी इसको विशुद्ध विज्ञान भी कहा है बीर स्ट्रीट ने, सामान्य विज्ञान भी कहा है और अमूर्त विज्ञान तो कहा ही है। ठीक, तो बीर स्ट्रीट जो है विशुद्ध विज्ञान, सामान्य विज्ञान और अमूर्त विज्ञान, 3 प्रकार का विज्ञान बीर स्ट्रीट कहते हैं समाजशास्त्र को, जबकि प्राकृतिक विज्ञान मानने से मना कर देते हैं। ठीक, अगला कृत्रिम सोरोकिन ने समाज शास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो कृत्रिम सोरोकिन ने समाज शास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान माना है मित्रों? तो सामाजिक घटनाओं की समान विशेषताओं का विज्ञान भी माना है, सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक विशेषताओं का विज्ञान भी माना है और सामाजिक घटनाओं के सह संबंधों का विज्ञान भी माना है। तो उपर्युक्त डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त डी, यानी ये तीनों आपके सही हैं। कृत्रिम सोरोकिन ने समाज को सामाजिक घटनाओं की समान विशेषताओं का विज्ञान माना, सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक विशेषताओं का विज्ञान माना, सामाजिक घटनाओं के सह संबंधों का विज्ञान भी माना। ठीक, तो इन सभी बातों को आपका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सोशल थॉट फॉर लॉर ऑफ साइंस, तो सोशल थॉट फॉर लॉर ऑफ साइंस फ्रॉम लॉर ऑफ साइंस पुस्तक है, एक सोशियोलॉजी से संबंधित है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं मित्रों हार्वर्ड बेकर एवं एल्मर बार्नेस। तो एल्मर बार्नेस महोदय और हार्वर्ड बेकर, कहीं कहीं पे आपको बेकर और बार्नेस ही मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे ए बार्नेस और उसके बाद में एच बेकर। तो एच बेकर और ए बार्नेस महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। किस पुस्तक को? तो सोशल थॉट फ्रॉम लॉर ऑफ साइंस। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही। इस प्रकार से आपने देखा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है, लगभग आपने 30 से ऊपर ही प्रश्न आपने देखा और 30 से ऊपर प्रश्नों में हमने लगभग आपको 20 से 25 प्रश्न वैसे ही बता दिए होंगे। तो ठीक है, तो इन सभी अगर वीडियो को आपने सही से लेक्चर को सुना है तो आप बिल्कुल बढ़िया से करके आएंगे। इसी प्रकार से मैं इसी से संबंधित मॉडल पेपर और लाता रहूँगा और भी सब्जेक्ट से संबंधित मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। मॉडल पेपर की एक मैं जो है सीरीज बना दूंगा। ठीक है, उसमें लगभग 11 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के दे देंगे। उनको आप परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। उनमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन मैं करवा दूंगा। ठीक है, इन सभी में जैसे आपने इसमें देखा एक प्रश्न आया तो उससे रिलेटेड जो बन सकते थे उसको समझा दिया। ठीक, तो फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।